हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स में मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक एंड स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन्स से आप ई बुक्स एंड ई नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है उसको क्लिक करके यहाँ स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है www.magnetbrains.com एंड वहाँ जाके आपको ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आपको सारे कस्टमाइज वीडियोस एंड स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस पेपर्स सभी कुछ अवेलेबल होगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहिए एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। क्या स्टूडेंट्स कभी आपने सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमें उससे एनर्जी आती है और क्यों हेल्दी खाना खाने से हमें फ्रेश फील होता है एंड कैसे हमारी बॉडी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाती है। सो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं स्टेप बाय स्टेप हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि खाने, जो खाना आपको और मुझको बहुत पसंद है। जब हम वो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज आप खाओ तो ऐसा तो नहीं होता आप खाओ और डाइजेस्ट हो गई, बिल्कुल भी नहीं। स्टेप बाय स्टेप उसका ब्रेक डाउन होता है। तो कॉम्प्लेक्स चीज को जब हम छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। सो डाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स चीज छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होती है, सिंपलर चीजों में ब्रेक डाउन होती है एंड देन जब वो सिंपलर चीजों में ब्रेक डाउन हो जाती है उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करते हैं एंड देन उन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी आती है। सो ये पूरी एक चेन है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती है एंड देन हमारा खाने से हमें एनर्जी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो फूड हम खाना खाते हैं वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ में कुछ भी स्वॉलो करते हैं एंड स्टूडेंट्स माउथ से स्वॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या काम आते हैं, हमारे टीथ। तो टीथ एंड सलाइवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम खाना देखते हैं और उसको स्मेल करते हैं डाइजेशन तभी शुरू हो जाता है। द मोमेंट वी सी द फूड डाइजेशन बिगिंस देन एंड देयर ओनली। क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही हमने इस खाने की प्यारी सी स्मेल ली क्या होगा, हमारे माउथ में सलाइवेशन शुरू हो जाएगा एंड स्टमक से एसिड्स रिलीज होंगे एंड स्टूडेंट्स जैसे ही हम खाने को अपने मुंह में स्वॉलो करेंगे हमारे टीथ क्या करेंगे, उन्हें च्यू करने में हेल्प करेंगे एंड देन एक फूड पाइप रहता है जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। सो खाने को यहाँ पे मैंने स्वॉलो करा, टीथ ने क्या करा, टीथ ने हेल्प करी खाने को डाइजेशन, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए। अब जस्ट इमेजिन मैं आपको 12 स्लाइसेस का पिज्जा दे दूं तो आप डायरेक्ट तो नहीं खा पाओगे, नहीं, आप क्या करते हो, एक एक स्लाइस को माउथ में रखते हो, फिर क्या होता है, सलाइवा होता है एंड आगे के इंसाइजर से आप टेयर करते हो। जैसे ही आप वो पिज्जा के स्लाइस को टेयर करते हो वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है ना। एंड देन जब वो पिज्जा का स्लाइस छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, फूड पाइप पे, जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ईसोफेगस में जाने के बाद वो कहाँ पहुंचता है, स्टमक पे। इसलिए जब हमें भूख लगती है तो क्या होता है, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। क्यों, क्योंकि हमारा खाना डाइजेस्ट कहाँ पर होगा, स्टमक में। तो खाने को स्टमक तक पहुंचाने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब स्टमक डाइजेस्ट कर लेता है तो एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जो हेल्प करती हैं खाने को डाइजेशन में। देन खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां से सारे न्यूट्रिएंट्स
absorb होते हैं. Is that clear? Then large intestine and then finally anus. So students, आपको ये याद रखना है कि माउथ से जो हमारे खाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई है डाइजेशन की, वो कहाँ एंड हो रही है? एनस पे. तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें हमने खाने को कॉम्प्लेक्स चीज से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करा, माउथ टिल एनस, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन. एंड ह्यूमंस में ये डाइजेशन कैसे होगा? आज के सेशन के बाद आप सबको क्लियर हो जाएगा. So students, we take in food through the mouth, digest and then utilize it. हम खाना अपने मुंह से लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. The unused parts of the food are defecated. और जो चीज़ हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं रहती, जो चीज़ हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को हम अपनी बॉडी से बाहर डेफिकेट कर देते हैं. इट्स दैट क्लियर? तो जो गंदगी होती है वो हम अपनी बॉडी के बाहर फेंक देते हैं. अच्छी चीज़ों के अच्छे न्यूट्रिएंट सब हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है. एंड ये पूरी प्रोसेस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? डाइजेशन. नाउ, have you ever wondered what happens to the food inside the body? कभी क्या आपने सोचा है कि हमारी बॉडी में खाने को क्या होता है? तो कितना आसान है इसका जवाब. मैम ने अभी आपको बताया, जैसे ही हम खाना देखते हैं सलाइवेशन शुरू हो जाता है, फिर हम उस खाने को च्यू करते हैं, देन उसको स्वॉलो करके फूड पाइप में भेजते हैं. फूड पाइप कहाँ किससे कनेक्टेड है? स्टमक से. स्टमक के पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं. देन हमारा खाना जब स्टमक से डाइजेस्ट हो जाता है, फिर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन विच डायरेक्टली कनेक्ट्स टू एनस. और उस एनस वाले पार्ट से हम उस खाने को डेफिकेट कर देते हैं, उस पार्ट को डेफिकेट कर देते हैं फूड की जो रिक्वायर्ड नहीं रहता. स्मॉल इंटेस्टाइन से हम वो सारी अच्छी चीजें, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स बिल्कुल डरो मत, आराम से जो मैं बस बोल रही हूँ अच्छे से नोट्स बनाओ, और कोई भी डाउट हो तो अभी कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी. तो यहाँ से माउथ, ये रहा माउथ, एंड इस पार्ट से हम अपने खाने को, ठीक है, यहाँ से क्या गया? फूड. वो यम्मी यम्मी फूड जो मम्मा बनाती है, अच्छा हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइस, दाल, रोटी, सब्जी, हेल्दी फूड. तो वो जो हेल्दी फूड हमने खाया वो यहाँ से ट्रैवल करा एक पाइप में. इस पाइप को क्या कहेंगे? ईसोफेगस या फूड पाइप. उसके बाद हमारा खाना कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में, जो एक जे शेप्ड ऑर्गन है. एंड देन उसके बाद हमारा खाना विल रीच इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन आफ्टरवर्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन और एक्सक्रीट. और वी एक्सक्रीट, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होती वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं. इट्स दैट क्लियर? चलो. The food passes through the continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. So हमारे माउथ की, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है? माउथ से ही शुरू हो जाएगी और एंड कहाँ पे करती है? एनस पे. और हमारा जो खाना जो हम लेते हैं और जो हम अपने माउथ में रखते हैं वो कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स. वो कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स. और उसको हमारी बॉडी किस में ब्रेक डाउन कर देती है? सिंपलर कंपोनेंट में. किस में ब्रेक डाउन कर देती है? सिंपलर कंपोनेंट में. एंड देन जब हमारी बॉडी उसे सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर देती है, उसके बाद उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. वापस से बॉडी में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. और जो गंदगी होगी, जो बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. इट्स दैट क्लियर? तो बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि कैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन होगा. अब हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है, आखिर खाने के साथ क्या होता है. तो ये कहानी हम पढ़ेंगे मुस्कान मैम की जुबानी की खाने के साथ होता क्या है, हमारी बॉडी खाने के साथ क्या करती है, कैसे उससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है, कैसे वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती है. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल है वो मेनली इन कंपोनेंट्स, इन कंपार्टमेंट्स के थ्रू जाती है. तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स? कंपार्टमेंट्स थे. पहला कंपार्टमेंट माउथ, फिर फूड पाइप,
फिर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो खाने ने क्या करा, कंपार्टमेंट्स के थ्रू वो एक ट्रैवल करा, एक कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट। इज दैट क्लियर? सो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहता है एंड खाना धीरे धीरे हर पार्ट में डाइजेस्ट होता है। हर ऑर्गन अपना रोल प्ले करता है। अब जैसे माउथ का रोल क्या है, च्यू करना। फूड पाइप का रोल क्या है, खाने को स्टमक तक पहुंचाना। स्टमक का रोल क्या है, स्टमक इज फुल ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड स्टमक क्या करेगा, स्टमक डाइजेस्ट करता है। स्टमक की हेल्प कौन करेगा, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। जब स्टमक ने फाइनली खाना डाइजेस्ट कर लिया, फिर खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, सारे अच्छी चीजें वापस बॉडी को भेज देना एंड खराब चीजें कहां दे देना, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एनस से। एनस से सारा एक्सक्रीटा आउट हो जाएगा। सो ये क्या है, एक कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट प्रोसेस है कि खाना धीरे धीरे हर कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता है एंड बेसिकली माउथ टू एनस कैसे ट्रैवल करेगा, क्या क्या वो कंसिस्ट करता है। तो वो मेनली कंसिस्ट करता है स्टूडेंट्स, सबसे पहला बकल कैविटी, उसके बाद खाना ट्रैवल करता है फूड पाइप, ईसोफेगस पे, फिर खाना ट्रैवल करता है स्टमक पे एंड देन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग एट दी एनस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये पूरी प्रोसेस है कि हमारा खाना बकल कैविटी माउथ से एनस तक कैसे ट्रैवल करता है। इज दैट क्लियर? चलो, अब स्टूडेंट्स आपने सोचा है कि क्या ये बहुत ही लॉन्ग पाथ है। सो स्टूडेंट्स हमारे जो सारा कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके सारे पार्ट्स को, सारे कंपार्टमेंट्स को मिलके हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, वो है द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड। जो खाना रहता है, जो खाना हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं वो क्या करता है, वो ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएगा, दूसरे से तीसरे। तो क्या हुआ, खाना एकदम से जाके डाइजेस्ट नहीं हो गया, पहले पहले कंपोनेंट में फिर दूसरे कंपोनेंट में। तो खाना ग्रेजुअली डाइजेस्ट हुआ हमारी बॉडी में और फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। और ये फूड क्या करेगा, वेरियस कंपोनेंट टू कंपोनेंट ट्रैवल करेगा। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands are associated with the canal such as salivary gland, liver, pancreas secrete digestive juices. अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले मैम ने क्या बताया था, खाना कहाँ गया, बकल कैविटी माउथ में, फिर कहाँ गया, ईसोफेगस में, फिर कहाँ गया, स्टमक में। एंड स्टमक के पास क्या है, उसके पास एसिड है जो खाने को ब्रेक डाउन करेगा। और पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर हेल्प करेंगे स्टमक को, कैसे, दे विल प्रोवाइड गैस्ट्रिक जूसेस, जिससे खाना अच्छे से और ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कभी मैंगो शेक बनाते हुए देखा है अपनी मम्मा को। अब मैंगोज तो क्या होते हैं, जब हम उनको मिक्सर में ग्राइंड करते हैं तो कितना थिक हो जाते हैं। तो हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हल्का सा वाटर एंड हल्का सा मिल्क। जैसे ही मम्मा ने हल्का सा वाटर एंड मिल्क ऐड करा, क्या हुआ, वो एक लिक्विड जूसी पेस्ट में बन गया एंड उसको खाना इजी हो जाता है। उसी तरीके से जो हम खाना खाते हैं वो बहुत थिक होता है, तो हमारी बॉडी गैस्ट्रिक जूसेस डाल देती है ताकि वो स्लरी अच्छे से बन जाए और अच्छे से उससे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? सो पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूसेस ऐड करता है एंड देन डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट करते हैं फूड को इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने में मदद करेंगे। The digestive tract and the associated glands together constitute digestive system. और ये जो हमारे digestive glands हैं उसके साथ accessory digestive glands, इन सभी जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनेगा, हमारा digestive system. Is that clear? चलो,
सो देख लेते हैं हम एक एक करके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था कि द मोमेंट आप खाने को स्मेल करते हो आपका डाइजेशन तभी शुरू हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? माउथ में। माउथ में कौन है? टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं खाने को स्वॉलो करने में। अब स्टूडेंट्स, माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ। टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं। आगे के टीथ क्या है? इंसाइजर्स। फिर आते हैं कनाइन्स, देन आते हैं प्रीमोलर्स एंड देन आते हैं मोलर्स। हर टीथ के टाइप का एक अलग फंक्शन है। इंसाइजर्स क्या करेंगे? हमें च्यू करने में मदद करेंगे। ग्राइंड करने में क्या मदद करेंगे? कैनाइन। फ्लेश ईटिंग के लिए क्या मदद करेंगे? कैनाइन। मोलर्स किससे हेल्प करेंगे? अच्छे से उसको च्यू करने के लिए, तो मोलर्स हेल्प करते हैं च्यू करने में। सो हर टूथ का अलग अलग रोल है, लेकिन सभी क्या करेंगे? सभी हेल्प करते हैं फूड को इजीली एक चुएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, स्वॉलो हो जाए और फूड पाइप से कहां पहुंच जाए? हमारे स्टमक में। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। और हम खाना अपनी बॉडी में कैसे डालते हैं? माउथ की मदद से ही हम खाना खा पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। और सबसे पहली प्रोसेस क्या है? इंजेशन की। इंजेशन क्या है? जैसे ही आप खाना लेते हो, खाने को अपनी बॉडी, अपने माउथ से स्वॉलो करते हो, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंजेशन। सो फूड को च्यू करना, उसको स्वॉलो करना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कोई भी खाने के पार्ट को मुंह में हेल्प करके उसको स्वॉलो करना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंजेशन। Now we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. और सबसे पहली प्रोसेस क्या है? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना। अब आपने कभी नोटिस करा है, जब आप एकदम से कोई बड़ी चीज खा जाते हो तो वो यहाँ के अटक जाती है? क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छे से च्यू नहीं करा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन नहीं करी। एंड बड़ी चीज ऑब्वियसली आपके ईसोफेगस फूड पाइप पे अटक जाएगी। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपको खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप च्यू करोगे उतना अच्छे से खाना छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा। जितना अच्छे से वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, आपके फूड पाइप से इजीली ट्रैवल कर जाएगा। एंड जो हार्ड हम बिग पीसेस खा लेते हैं और सडनली क्या हो जाता है? यहाँ पे ठसका आ जाता है, अटक जाते हैं। क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने खाने को अच्छे से च्यू नहीं करा होता। तो पहली स्टेप क्या है? खाने को अच्छे से च्यू करना, कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना। Now, each tooth is rooted into the separate socket in the gums. अब स्टूडेंट्स, हर दांत अपने सॉकेट में प्लेस रहता है। इज दैट क्लियर? नाउ आवर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो दांत हैं वो सारे दांत एक जैसे नहीं होते। अब स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी करते हैं। अब अपनी टंग की मदद से सारे टीथ को फील करो। फील करो सारे टीथ को ऐसे करके। अब आपने नोटिस करा होगा हर टीथ अलग टाइप का है, अलग शेप का है, क्योंकि स्टूडेंट्स हर टीथ एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। कोई भी टीथ एक जैसा नहीं होता। हर टीथ अपना अपना नाम का रहता है एंड हर टीथ का अलग फंक्शन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब अकॉर्डिंग टू देयर नेम हमारे टीथ क्या है? ये देखो, सबसे पहले यहाँ के 4 टीथ क्या होते हैं? आगे के 4 दांत इंसाइजर्स। फिर आते हैं स्टूडेंट्स कैनाइन्स। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स। एंड जिन टीथ से हम च्यू करते हैं उनको हम कहते हैं मोलर्स। सिमिलरली आगे के 4 दांत क्या होंगे हमारे? इंसाइजर्स। फिर आएंगे 3rd नंबर पे कैनाइन्स एंड देन आएंगे प्रीमोलर्स एंड लास्ट के जो टूथ होते हैं वो क्या रहते हैं? मोलर्स। अब देखो यहाँ पे इंसाइजर्स का शेप अलग है,
कनाइन का शेप अलग है, प्रीमोलर का शेप अलग है एंड मोलर का शेप अलग है। तो हर टूथ का अलग अलग शेप है और हर टूथ अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। इंसाइजर्स, ये जो आगे के दांत हैं, ये जो आगे के इंसाइजर्स हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो आगे के इंसाइजर्स हैं, हम इससे क्या करते हैं, खाने को क्या करेंगे, बाइट करने में हेल्प करते हैं। कनाइन क्या करते हैं, कनाइन ग्राइंड करने में, कनाइन एकदम खाने को टीयर करने में। तो कनाइन क्या हेल्प करेंगे, कनाइन खाने को टीयर करने में हेल्प करेंगे। एंड मोलर्स किस में हेल्प करते हैं, चूइंग में, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड में। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली अपना जो माउथ रहता है वो खुद में ही एक मिक्सर है, कि जैसे मिक्सर में हम कैसे चीजें डालते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है, वैसे ही भगवान जी ने हमारे माउथ को एक मिक्सर बना दिया। मिक्सर कैसे बना दिया, जैसे ही आपने कुछ खाना खाया, हमारे टीथ ने उनको ग्राइंड करा, ग्राइंड करके क्या करा, छोटे छोटे पीसेस में अपने आप ही ब्रेक डाउन कर दिया। जब हमने अपने यहाँ पे फूड लिया, फूड को हमने च्यू करा, वो सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हुआ एंड देन उसके बाद वो फूड पाइप पे ट्रैवल करता है। इज दैट क्लियर? सो हर टीथ अपने टूथ सॉकेट में प्रेजेंट है, हर टीथ अपने टूथ सॉकेट में प्रेजेंट है। आगे के 4 टीथ को हम क्या कहते हैं, इंसाइजर्स। देन स्टूडेंट्स ये आते हैं हमारे कनाइन्स, जो क्या हेल्प करते हैं, टीयर करने में हेल्प करते हैं। एंड देन मोलर्स किस में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राइंडिंग, चूइंग में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नाउ, आपने कभी सोचा है स्टूडेंट्स की बचपन के जो दांत थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे एंड वो जो दांत थे वो अपने आप टूट गए। जैसे ही वो टूट गए अपने आप एक बड़े से दांत आ गए। एंड क्यों कहते थे कि बचपन के दांत हैं, दूध के दांत हैं, मिल्क के दांत हैं, बड़े होके आपके नए दांत आएंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स हर इंसान की लाइफ में 2 टाइप ऑफ डेंटेशन प्रेजेंट रहता है। एक जिसको हम कहते हैं डेसिडुअस या मिल्क टीथ, उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट, जो हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहता है। इसलिए जब दूध का दांत टूटता था तो मम्मी पापा को दुख ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये दांत आपके टेम्पररी हैं और अभी आपके परमानेंट दांत आएंगे। तो जो टेम्पररी दांत रहते हैं, मिल्क टीथ रहते हैं, वो कुछ एज तक रहते हैं। देन उस एज के बाद आपकी टीथ रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। इज दैट क्लियर? सो आपको याद है अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो, और कुछ ही साल पहले आपके एक एक करके एक दांत चला गया था, जो मम्मा कहती थी आज टूथ फेरी ले गई, आज चूहा खा गया, कभी कोई मजाक उड़ाता था हमारा। एंड देन सब मजाक उड़ाने के बाद क्या कहते थे कि कोई बात नहीं, अभी आपके दूध के दांत हैं, अभी ये परमानेंट हो जाएंगे। सो 2 टाइप के डेंटेशन रहता है हर इंसान की लाइफ में। पहले रहते हैं डेसिडस, प्राइमरी, या उसको मिल्क टीथ भी कह सकते हैं। देन उन टीथ को क्या रिप्लेस कर देते हैं, परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं, जो हमेशा रहते हैं। तो जो मिल्क के दांत हैं वो कुछ समय तक हैं, फिर वो टूट के झड़ के गिर जाते हैं। उसके बाद आते हैं परमानेंट दांत, जो हमारी लाइफ में हमेशा रहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. और जो हमारे दूध के दांत रहते हैं वो कब, 6 साल से 8 साल तक रहेंगे, उसके बाद वो झड़ के अपने आप गिर जाते हैं। These are termed as milk teeth. और वो जब हमारे 6 से 8 साल के टाइम पे जो दांत खुद ही टूट के गिर गए उनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। And the second set or that replaces them are permanent teeth. और सेकेंड सेट जो उन्हें रिप्लेस करता है उन्हें हम क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ कहते हैं। The permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age due to dental diseases. और स्टूडेंट्स परमानेंट टीथ भी आपके लाइफ में एक टाइम तक रहेंगे। आपने नोटिस करा है कि जो ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं उनके टीथ भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में परमानेंट टीथ भी खुद ब खुद फॉल ऑफ होने लगते हैं। तो परमानेंट टीथ बचपन से लेके ओल्ड एज तक रहते हैं, देन ओल्ड एज में भी परमानेंट टीथ फॉल ऑफ कर जाते हैं। इज दैट क्लियर?
सो हर इंसान की लाइफ में 2 टाइप ऑफ डेंटिशन रहता है। पहले मिल्क टीथ जो 8 साल तक रहते हैं, 8 साल के बाद वो अपने आप ही झड़ जाते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, परमानेंट टीथ जो ओल्ड एज तक रहते हैं। देन ओल्ड एज में परमानेंट टीथ भी फॉल ऑफ कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नाउ अब स्टूडेंट्स बारी आती है सलाइवा के रोल की। अभी तो हमने क्या करा, खाने को टीथ की मदद से स्वॉलो करा, ग्राइंड करा, लेकिन मेन जो स्वॉलो फूड करवाएगा, अब स्टूडेंट्स कोई भी एक पाइप है, इमेजिन ये एक पाइप है और इसके अंदर मुझे कॉटन भरनी है, इसके अंदर मुझे कॉटन डालनी है। अब आप खुद सोचो, एक हॉलो पाइप है, कॉटन को अगर आप पुल करोगे तो क्या वो ट्रैवल कर जाएगी एक एंड से दूसरे एंड तक? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत स्टिफ रहेगी। लेकिन उसी की जगह आप कॉटन के अंदर कोई जेली जैसा डाल दो, कोई जेली जैसा ल्यूब्रिकेंट डाल दो या कुछ ऑयल डाल दो। अब उस कॉटन को इस पाइप से ट्रैवल कराओ तो कितनी स्पीड में फटाक से ट्रैवल करेगी। तो सलाइवा यही रोल प्ले करता है। सलाइवा हेल्प करता है आपके फूड को स्वॉलो कराने में फूड पाइप से। इज दैट क्लियर? द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर एंड सलाइवा के पास क्या है स्टूडेंट्स? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के पास एक बहुत ही बढ़िया एंजाइम है जो क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। किसमें? सिंपलर कंपोनेंट। सलाइवा क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे पीसेस में। The tongue is a fleshy muscular organ attached to the back of the floor of the buccal cavity. अब सलाइवा का क्या रोल हुआ? सलाइवा ने तो बड़े कंपोनेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन स्टूडेंट सलाइवा और क्या हेल्प करता है? सलाइवा के बहुत वो एग्जाम्पल्स हैं। सलाइवा आपके फूड को स्वॉलो करने में हेल्प कराएगा, सलाइवा स्पीच में हेल्प करता है। सलाइवा का मेन फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे 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 पीसेस में ब्रेक डाउन करना। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि माउथ में एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है टंग। क्योंकि अगर आपने नोटिस करा है कि टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। और इन टेस्ट बर्ड्स की मदद से ही तो हमें खाने का स्वाद आ पाता है। अगर टेस्ट बर्ड्स ही नहीं होते तो आप और मुझको खाने का क्या पता। हमारे लिए तो हर खाना एक जैसा होगा, अच्छा खाना भी एक जैसा, बुरा खाना भी एक जैसा। लेकिन जैसे ही हम स्पाइसी खाते हैं हमें मिर्ची लगने लगती है, जैसे ही हम बहुत सॉल्टी खाते हैं हमें यहाँ पे खराश होने लगती है। स्वीट खाने का अलग टेस्ट है। तो ये सारे खाने के टेस्ट हमें कैसे आते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी जो टंग रहती है उन पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है एंड हर टेस्ट बर्ड अपना टेस्ट पकड़ लेती है। अगर आप मीठा खाओगे तो मीठे वाले टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट होंगे और वो मीठे टेस्ट को लेंगे। अगर आप सार खाओगे तो सार वाले टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट होंगे। सो हमारी टंग क्या करती है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो किस टाइप का है, सार है, स्वीट है, सॉल्टी है। तो टेस्ट बर्ड्स की मदद से हमें पता चलता है कि ये अच्छा खाना है या ये खराब खाना है, ये टेस्टी खाना है या इसका बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं है। तो टंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टंग के पास टेस्ट बर्ड्स रहते हैं जिससे हमें खाने का फ्लेवर पता चलता है। तो टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, और टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्लोर ऑफ द कैविटी, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द कैविटी से अटैच रहता है। नाउ it is free at the front and can be moved in all direction। और क्या है स्टूडेंट्स, ये एक जगह से अटैच है। सपोज ये मेरा फ्लोर है और ये मेरी टंग है। तो टंग क्या है? टंग एक साइड से अटैच है और एक साइड से फ्री है, इसलिए टंग चारों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एंड अगर टंग दोनों ही जगह से अटैच होती तो क्या वो मूव कर पाती? नहीं। इसलिए टंग एक एंड से फ्री रहती है और वो सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। इज दैट क्लियर? चलो, डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? जस्ट मैम ने बताया कि टंग का फंक्शन क्या है? खाने को परसीव करना, खाने का फ्लेवर बताना, खाने का टेस्ट बताना। क्यों?
क्योंकि टंग में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, टेस्ट बर्ड्स, एंड हर टेस्ट बर्ड की अलग अलग पोजीशन है। स्वीट टेस्ट बर्ड एकदम टिप ऑफ द टंग पे मिलते हैं, सॉल्टी थोड़े पीछे, देन बैक ऑफ द टंग पे सार, एंड देन सबसे पीछे बिटर। तो जब भी हम कड़वा खाना खाते हैं ना, हमें बहुत बाद में रियलाइज होता है कि ये तो बहुत कड़वा है। क्यों? क्योंकि बिटर वाले, कड़वे वाले टेस्ट बर्ड सबसे एंड में प्रेजेंट है। इसलिए जब खाना स्टार्टिंग से एंड तक जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो बहुत ही कड़वा खाना था। लेकिन मीठा वाला तुरंत पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीट टेस्ट बर्ड्स एकदम टिप ऑफ द टंग में, यहाँ पे एकदम टिप ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं। सो टंग के पास क्या है स्टूडेंट्स, टेस्ट बर्ड्स, और ये टेस्ट बर्ड्स हमें खाने के फ्लेवर को परसीव करने में हेल्प करते हैं। तो वी यूज, और आप हमारी टंग का क्या यूज करते हैं, आप मैं बात कैसे कर पा रही हूँ, टंग की मदद से तो कर पा रही हूँ। तो वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपनी टंग को खाने को टेस्ट बर्ड के अलावा उसको बात करने में भी मदद करते हैं। Beside it, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing the food. और टंग क्या करता है, सलाइवा को मिक्स कराता है खाने में। सलाइवा को मिक्स कराएगा तो सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे सिंपलर कंपोनेंट से ब्रेक डाउन करेगा और वो स्वॉलो करने में आसान होगा। नाउ वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, और हम खाने का टेस्ट पता ही क्यों पाते हैं, टेस्ट बर्ड्स की मदद से। टेस्ट बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट है, टंग पे प्रेजेंट है। नाउ इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। उसके पास टेस्ट बर्ड है जो बढ़िया चटपटे, मीठे और नमकीन खाने का डिफरेंस बता पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने बकल कैविटी पढ़ ली। बकल कैविटी में हमने क्या पढ़ी, तीन चीजें, कौन सी, टीथ, सलाइवा, टंग। इज दैट क्लियर? ये तीन चीजें बकल कैविटी में हेल्प करेंगी खाने को स्वॉलो करने में। अब जब खाना हमने पूरा एक मिश्रण बना दिया, ठीक है, खाने का सलाइवा से की मदद से एक मिश्रण बना दिया, अब उस मिश्रण कहाँ जाएगा, उस मिश्रण को हमें स्टमक तक पहुंचाना है। और स्टमक तक कौन पहुंचाएगा, फूड पाइप, या उसे ईसोफेगस भी कहते हैं। ओ साइलेंट रहता है स्टूडेंट्स, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस। सो जो खाने के मिश्रण है, जो बोलस है, उसको कैसे पहुंचाएंगे हम स्टमक तक, फूड पाइप की मदद से। The swallowed food passes into the food pipe और esophagus. Is that clear? अब वो swallowed food stomach तक esophagus की मदद से पहुंचेगा। esophagus एक ट्यूब है, क्या है, esophagus एक hollow ट्यूब है। क्या है स्टूडेंट्स, esophagus एक hollow ट्यूब है जो किससे कनेक्टेड है, स्टमक से, जो स्टमक से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमने अपने खाने को यहाँ से swallow करा तो वो खाना कहाँ ट्रैवल करता है, स्टमक से, और किसकी मदद से ट्रैवल करेगा, इस हॉलो पाइप की मदद से, जो क्या है, ईसोफेगस, या उसे फूड पाइप भी कहते हैं। सो द swallowed food passes into the food pipe और ईसोफेगस। द फूड पाइप runs along the neck and the chest, और फूड पाइप कहाँ रहता है, देखो यहाँ से नेक से रहता है और चेस्ट तक रहता है। उसके बाद food is pushed down by the movement of the wall of food pipe। अब food कैसे गया, तो यहाँ पे पुश होता है इसके जो walls हैं towards the stomach। is that clear? so basically ये एक पाइप है और मुझे मेरे खाने को क्या करना है, धक्का लगाना है ताकि वो स्टमक में पहुंच जाए। और वो कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। तो उसके वॉल्स क्या करते हैं, उसके वॉल्स पुश करेंगे खाने को ताकि वो स्टमक पे पहुंच जाए। ठीक है, चलो, तो एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। और ये पूरी इसोफेगस में होता है ताकि खाना धीरे धीरे पुश होके नीचे स्टमक तक पहुंच जाए। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। और कभी कभी जब हमारा स्टमक फुल होता है और फिर भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं, तो क्या होता है, अब खाना स्टमक से नीचे तो नहीं जाता,
वापस से माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है और उसको क्या कहते हैं हम, वॉमिटिंग। तो जब स्टमक फुल रहता है उसके बाद भी हमने खाना खा लिया तो अब क्या होगा, फूड डाउनवर्ड्स नहीं जाएगा, फूड अपवर्ड्स आएगा और वॉमिटिंग की मदद से बाहर आ जाएगा आपके माउथ से। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं स्टमक पे। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया स्टूडेंट्स, बकल कैविटी, ईसोफेगस। अब जब खाना हमारा ईसोफेगस से कहाँ आ गया, स्टमक में, अब क्या होता है खाने के साथ, अब हम देख लेते हैं। तो स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, यहाँ पे देख रहे हो, स्टमक इज अ जे शेप्ड। कैसा शेप, यहाँ पे दिख रहा है एक जे शेप्ड, तो इसीलिए स्टमक को क्या कहते हैं, जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देख रहे हो कितनी थिक वॉल है, कितनी थिक वॉल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट्स अ जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग। और ये एक जे शेप्ड बैग की तरह है इसलिए इसे थिक वॉल्ड बैग कहते हैं। Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। और स्टमक बहुत ही वाइड रहता है क्योंकि मेन खाने का कह सकते हो ब्रेक डाउन कहाँ पर होगा, स्टमक पे होता है। अब ज्यादा खाना पचेगा तो उसके लिए जगह भी तो बड़ी चाहिए, इसलिए स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ it receives food from the food pipe at one end and it opens into small intestine at the other। अब यहाँ पे खाना कहाँ से आया, खाना आया फूड पाइप से। कहाँ से आया, खाना आया यहाँ से, खाना आया फूड पाइप से। एंड स्टूडेंट ये ओपन किस में होगा, ये ओपन होता है, ये ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टमक एकदम बीचों बीच में है। कैसे, फूड पाइप अपना खाना लाके कहाँ दे देती है, स्टमक को। स्टमक सारा का सारा अच्छे से खाना डाइजेस्ट करके कहाँ दे देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक का एक एंड फूड पाइप से कनेक्टेड है और दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वापस से याद करते हैं, बकल कैविटी में टीथ की हेल्प से हमने दांत को च्यू करा, उसके बाद सलाइवा से हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करा, टंग की मदद से हमने स्वॉलो करा, टेस्ट लिया, उसके बाद जब खाना एक मिश्रण बन गया उस मिश्रण को हमने फूड पाइप की मदद से कहाँ भेजा, स्टमक में। और स्टमक ने क्या करा, स्टमक ने अच्छे से डाइजेस्ट करा और उसके बाद कहाँ भेजा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आ जाते हैं, the inner lining of stomach secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो मैं जिस गैस की बात कर रही हूं ना वो है HCl, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो स्टमक है, स्टमक के पास क्या है, स्टमक के पास बहुत ही सारे केमिकल है, बहुत ही सारा एसिड है। ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड सारे के सारे खाने को पचा देगा, सारे खाने को डाइजेस्ट कर देगा। और इसी के साथ स्टमक में क्या प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव जूसेस। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। इसलिए स्टमक का जो पीएच रहता है वो बहुत कम रहता है, एसिड का पीएच कम ही रहता है। ठीक है, तो और क्या हुआ स्टूडेंट्स, म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट है थोड़ा मॉइस्चर करने के लिए। मैंने आपको क्या बताया था, जेली जैसे बनाना है तो जेली बनाने के लिए थोड़े म्यूकस ग्लैंड भी होना जरूरी है। तो स्टमक के पास म्यूकस ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। सो यहाँ पे है एसिड और ये एसिड अच्छे से खाने को एकदम घोल बना के डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। The mucus protects the lining of the stomach। अब इतना एसिड है तो हमारे स्टमक में तो
की लाइनिंग तो प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। अब ये एसिड तो स्टमक को ख़राब भी कर देगा, इतना एसिड है। इसलिए स्टमक के पास म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो एसिड को स्टमक को एसिड से ख़राब होने में बचाती हैं। उसके बाद द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम टू एक्ट। अब स्टूडेंट्स, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है और ये जो एसिड है, ये क्या होता है, हम कभी कभार बहुत गंदे माइक्रोब्स भी खा लेते हैं फूड के साथ, तो ये जो एसिड है ये उन माइक्रोब्स को भी मार देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहला डाइजेशन में, कि जो भी हमने खाना खाया है वो अच्छे से स्टमक में डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि खाने के साथ साथ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी च्यू कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको और मुझको दिखते ही नहीं है, वो खाने में अगर प्रेजेंट भी है तो हम कैसे बता सकते हैं, इसलिए हम तो खाना खा लेते हैं और कभी कभार उस खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो खराब होते हैं। तो ये जो एसिड है ये उनको भी मार देता है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम बीमार ना पड़ें और हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। The digestive juices break down the protein into simpler substances। और डाइजेस्टिव जूसेस का क्या रोल है, ये जो प्रोटीन हम लेते हैं उसको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। इज दैट क्लियर? तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या कराएगा, डाइजेशन ही कराएगा। डाइजेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर चीज़ों में ब्रेक डाउन करना। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, प्रोटीन को छोटे छोटे सिंपलर चीज़ों में ब्रेक डाउन करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने से बचा लेगा। सबसे पहले फूड कहाँ गया, माउथ में। उसके बाद बकल कैविटी ने क्या क्या हेल्प करा, टंग, सलाइवा, एंड देन हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस में। उसके बाद कहाँ ट्रैवल करा, स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ ट्रैवल करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ ट्रैवल करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फाइनली एनस तक। और एनस से सारा वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। और अच्छी चीज़ें सारी हमारी बॉडी वापस से अपने बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेगी। अब स्टूडेंट्स, हमारा जब स्टमक ने एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से अच्छे से खाने को पचा लिया, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो हमारी बॉडी में दो कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो अंदर के साइड कॉइल स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर के साइड कॉइल स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो सराउंड, जो बाहर के साइड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। तो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इसको सराउंड क्या करता है, इसको सराउंड लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है, एनस से। सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर के साइड प्रेजेंट रहता है और उसको सराउंड क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो किससे कनेक्टेड है, एनस से कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? सो खाना स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है, एनस से, जहाँ पे सारा वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। So the small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long। आपको भले लग रहा होगा कि छोटा सा कॉइल है, बट अगर आप इस कॉइल को ओपन अप करेंगे एंड बड़ा स्ट्रेच करेंगे तो अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। कितनी लॉन्ग होती है, अबाउट 7.5 मीटर्स। एंड देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट रिसीव्स secretion from the liver and the pancreas. Besides its wall also secrete juices।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से, लिवर, देखो यहाँ लिवर के पास है, तो लिवर पैनक्रियाज दोनों से क्या करती है, दोनों से डाइजेस्टिव जूसेस लेती है। साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल खुद से भी डाइजेस्टिव जूसेस बना पाती हैं। तो मेन काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड एंड इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, और लिवर इसी के ऊपर एब्डोमेन में राइट साइड पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिवर कहाँ प्रेजेंट है, तो लिवर ऊपर एब्डोमेन में राइट साइड पे प्रेजेंट रहता है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी and it secretes bile juices that are stored in called gall bladder, और इसके जो बाइल जूसेस हैं वो कहाँ स्टोर हैं, वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। नाउ बाइल जूसेस का मेन फंक्शन क्या रहता है, बाइल जूसेस का मेन फंक्शन रहता है कि वो फैट्स का डाइजेशन करते हैं, किसका, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, फैट्स का डाइजेशन कौन करेगा, बाइल जूसेस, जो किससे सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं गॉल ब्लैडर से, सो गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स बाइल जूसेस एंड उसका मेन फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। उसके बाद पैनक्रियाज आते हैं, ये लार्ज क्रीम कलर के स्ट्रक्चर रहते हैं जो जस्ट बिलो द स्टमक लोकेटेड रहते हैं। एंड स्टूडेंट ये जो पैनक्रियाज है ये क्या सिक्रीट करेंगे, पैनक्रियाटिक जूस, एंड पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, फैट्स पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे एक्ट करता है और चेंज कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म। सो आपको याद रखना है कि जो पैनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और ये हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करेंगे। तो बस इतना याद रखो, गॉल ब्लैडर से क्या सिक्रीट होगा, बाइल जूसेस, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करेंगे, पैनक्रियाटिक बाइल जूसेस, एंड स्टूडेंट्स अपने लिवर क्या करेगा, लिवर भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा। ये सारी चीजें हेल्प करेंगी ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और उनको क्या करेगी, और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देगी। The partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine, और अब ये जो आधा पचा हुआ खाना है ये कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट करेंगे डाइजेशन को, और ये जो सारे जूसेस हैं ये मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। सो अगर क्वेश्चन आए कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो आप क्या कहोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि वहां पे ये सारे जूसेस मिलके क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब का ब्रेक डाउन होगा और उनको एकदम छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे और डाइजेशन कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर? The carbohydrates get broken down into simpler sugars such as glucose, और carbohydrate किसमें break down होगा, ग्लूकोज में, फैट्स into fatty acids, glycerol and proteins into amino acid। तो ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स है ये किसमें, ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होंगे, छोटे छोटे सिंपलर कंपोनेंट्स में। अब उसके बाद स्टूडेंट जो प्रोटीन्स है वो किसमें ब्रेक डाउन होंगे, अमाइनो एसिड्स में। तो हर बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड ग्लूकोज और जो हमारे सिंपल शुगर्स है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये याद रखना है कि जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो किस में होगा, ग्लूकोज में, फैट्स किस में होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, लिपिड्स किस में होंगे, अपने कंपोनेंट में, प्रोटीन्स किस में होंगे, अमाइनो एसिड में। तो हर बड़ी चीज अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, अब बारी आती है मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे विलाइज हैं,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक कह सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो पतले पतले ऐसे विलायस प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन क्या है, अब्सॉर्ब करना। ये क्या करते हैं, ये जो हमने खाना डाइजेस्ट किया रहता है, उससे इंपॉर्टेंट चीजें वापस से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें वापस से अब्सॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और गंदी चीजों को अलग करके बाहर भेज देते हैं। इज दैट क्लियर? गंदी चीजों को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया, अच्छी चीजों को इन विलाई की मदद से वापस से अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, the digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine, and this process is called absorption. और absorption की प्रोसेस क्या है, ये जो फूड आइटम्स हैं, ये जो खाना है, ये वापस से ब्लड वेसल्स के अब्सॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई, और इसको हम अब्सॉर्प्शन कहते हैं। The inner wall of the small intestine have thousands finger-like outgrowth. मैंने क्या बोला, यहाँ पे फिंगर लाइक, हेयर लाइक, एकदम पतले पतले ऐसे, इसको आप फिंगर लाइक भी कह सकते हो, फिंगर लाइक ऐसे पतले पतले प्रोजेक्शन रहते हैं अंदर की वॉल में ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जब वो जो पूरा खाना, पचा हुआ खाना रहता है, उस खाने से अच्छी चीजें अब्सॉर्ब करके ब्लड में दे देता है, और उस प्रोसेस को अब्सॉर्ब करने की हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन। ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम विलाई कहते हैं, जो इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर कॉल्ड विलाई, और अगर एक सिंगल को बोलोगे तो विलाई, सिंगुलर बोलोगे तो विलस, और जब बहुत सारी को बोलोगे तो प्लूरल इज विलाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस विलाई की मदद से सारा का सारा अच्छा चीज, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होके ब्लड में भेज दी जाती है, और गंदी चीजें लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस तक हमने सारा कर दिया। मेन फंक्शन आपको बताना है कि कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। आई जस्ट टोल्ड यू, मेन फंक्शन इज अब्सॉर्प्शन, और विलाई कहाँ प्रेजेंट है, अंदर वाली वॉल में। तो जैसे ही खाना, ये जो खाना है, जो फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की लोअर पार्ट में आएगा, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब डाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, जो विलाय हैं, ये जो विलाय हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर वाली वॉल पे, इनर वॉल पे ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब जैसे ही ये डाइजेस्टेड खाना आएगा, जैसे ही ये डाइजेस्टेड खाना आएगा, ये जो विलाय है, ये क्या करेंगे, ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, और कहाँ भेज देंगे, ब्लड में। ये सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके ब्लड में वापस भेज देंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में जो विलाय प्रेजेंट होते हैं उनकी मदद से होता है, जिसमें सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होके कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। पहला रोल जो विलाई का है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, मतलब बहुत एरिया, बहुत ही ज्यादा एरिया है डाइजेशन के लिए। विलाय कम से कम एरिया में बहुत ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन कराता है, इसलिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ईच विलस has a network of thin small blood vessels close to its surface। और देखो, जैसे ये विला है, ये विलाय के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और हर विलाय क्या रहता है, बहुत ही क्लोज रहता है ब्लड वेसल से। क्या रहता है, बहुत ही क्लोज रहता है
ब्लड वेसल से, कि जैसे ही खाना यहाँ से अब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ चला गया, ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया। इसलिए जो विलाय रहते हैं वो ब्लड वेसल्स की सरफेस से बहुत ही क्लोज रहते हैं, ताकि खाना जल्दी से अब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाए, ब्लड में चला जाए। The surface of villi absorbs the digested food materials। और ये जो surface of villi है ये क्या करते हैं, ये जो surface है, ये जो वापस आ जाओ, ये जो surface of villi है ये क्या करेगा, ये food materials को digest करेंगे। ये जो surface है ना, यहाँ से food materials digest होंगे और कहाँ चले जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो मेन रोल ऑफ विलाय इज डाइजेशन ऑफ फूड, और उसको कहाँ देगा, ब्लड स्ट्रीम्स में भेज देगा। देखो यहाँ पे देखो, ये विलाय है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ से क्या आ रहा है, सरफेस से फूड अब्सॉर्ब हो रहा है और कहाँ जा रहा है, ब्लड में। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही क्लोज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। जैसे ही खाना फूड से अब्सॉर्ब होगा विलाय में और कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अच्छी चीजें सारी हमारी बॉडी ने वापस से अब्सॉर्ब कर ली और गंदी चीजों को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि ईच विलाय, ये तो हमने देख लिया कि अब्सॉर्ब होते हैं बाय द सरफेस। नाउ the absorbed substances are transported via blood vessels to different organ of the body। और यही वो जो ब्लड से सारा अच्छा खाना अब्सॉर्ब होता है और ब्लड क्या करता है, उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है बाकी ऑर्गन्स में, और बाकी ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है फंक्शन परफॉर्म करने में। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको लगता है कि अच्छा खाना खाने से आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रहती है और गंदा खाना खाने से एनर्जी नहीं रहती? क्योंकि स्टूडेंट्स, आप जितना अच्छा खाना खाओगे, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा उससे उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे और उतने ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपके सारे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। जब वो सारे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे तो उनको अच्छे से एनर्जी मिलेगी परफॉर्म करने में। और इसी की जगह आपने अगर कम न्यूट्रिएंट वैल्यू या खराब खाना खाया, जंक खाया, तो न्यूट्रिएंट्स कम अब्सॉर्ब होंगे। अब कम न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे तो बॉडी पार्ट्स के पास कम न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे और आप अच्छे से परफॉर्म और एक्टिव नहीं रह पाओगे। इज दैट क्लियर? सो इसीलिए हेल्दी खाना खाना ज़रूरी है। जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में रहेंगे उतने अच्छे से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, उतने अच्छे से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब खाना जब अब्सॉर्ब हो गया ब्लड से, अब वो कहाँ जाएगा, अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएगा और उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा अपने फंक्शंस करने के लिए। तो such now different organ of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body, this is called assimilation। और प्रोसेस ऑफ ये जो फूड हमारा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हुए, ब्लड में गए, ब्लड से अलग अलग बॉडी पार्ट में गए, बॉडी पार्ट्स के पास एनर्जी आई परफॉर्म करने की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस जिससे खाना अब्सॉर्ब होता है हमारी ब्लड में। ब्लड क्या करता है, उसे वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है एंड देन उस पार्ट से हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन करती है और उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। Now students, in the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide, water and energy release। और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स में प्रोवाइड करेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स के थ्रू बाहर भेज देंगे। सो ये भी प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है जिससे एटीपी मिलते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी बाकी के फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। अब देखो, ये खाना आया स्टमक में, स्टमक ने क्या करा, अपने एसिड के साथ उसे एकदम घोल बना दिया। अब ये जो घोल है ये कहाँ गया, हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या और किसने अपने जूसेस दिए, ये देखो लिवर राइट साइड में प्रेजेंट है,
लिवर, फिर आया गॉल ब्लैडर जिसने क्या दिया था, बाइल, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव जूसेस, एंड ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस ने डाइजेशन कंप्लीट करा कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हुआ, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गए ग्लूकोज में, एंड देन हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो गए अमाइनो एसिड्स में, फैट ब्रेक डाउन हो गए ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। तो जब सारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, अब बारी आती है उनकी अब्जॉर्प्शन की। वो अब्जॉर्प्शन करा था विलाई ने, एंड विलाई उनको अब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा देती है स्टूडेंट्स, ब्लड में। और ब्लड क्या करता है, ब्लड उस सारे न्यूट्रिएंट्स को भेज देता है बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स अपने बाकी के एक्शंस फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस जिससे न्यूट्रिएंट सारे अब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते हैं, एंड देन वहां पे अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। ब्लड में एक और चीज होती है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन को सारे पार्ट्स में पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल आउट करेगा। इज दैट क्लियर? इससे एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को रेस्ट ऑफ द फंक्शंस करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम कि इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ, ये तो हमने देख लिया कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को सप्लाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट होता है। Now, the food that remains undigested and unabsorbed enters into large intestine. और अब जो खाना बचा हुआ रहता है और जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, अब वो खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर है, अब वो खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इज दैट क्लियर? सो स्मॉल इंटेस्टाइन के असिमिलेशन के बाद अब वो खाना ट्रैवल करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो ये स्टेप्स हम नहीं भूलेंगे कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होगा, एंड अब वो खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना चला गया। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में थोड़ा शॉर्ट रहता है। ये देखो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बीच एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है 7.5 मीटर लॉन्ग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड खाना है वो कहाँ गया, वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, अबाउट 1.5 मीटर्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है वाटर और सम कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करना, आयंस को अब्सॉर्ब करना। सो मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्सॉर्ब वाटर, और बचा कुचा जो खाने के न्यूट्रिएंट्स है बचे कुचे कि कुछ मिस ना हो जाए उनको अब्सॉर्ब करना। सो बेसिकली वाटर कहाँ से अब्सॉर्ब होगा, वाटर अब्सॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन से। तो वाटर अब्सॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन से। एंड स्टूडेंट हमने क्या देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब कहाँ से अब्सॉर्ब हुए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। वाटर कहाँ से अब्सॉर्ब हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, और बचे कुचे जो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो भी साथ में, सोडियम, पोटेशियम, सॉल्ट्स जो प्रेजेंट रहती हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होती हैं। Now the remaining waste pass into the rectum. अब बचा खुचा खाना लार्ज इंटेस्टाइन से जब अब्सॉर्ब हो जाता है, अब वो पास होता है रेक्टम पे, और रिमेन्स देयर इज सेमी सॉलिड फीसिस।
अब वो खाना किस में कन्वर्ट होता है, फीकल मैटर में। अब फीकल मैटर कन्वर्ट होने के बाद वो खाने को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। सो रेक्टम में खाना किस मैटर में बनता है, फीकल मैटर में। फीकल मैटर वो सारे अनवांटेड चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो मैटर हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करके बाहर भेज देते हैं। इज दैट क्लियर? और उस प्रोसेस को जब हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। सो इजेशन की मदद से हमने सारा एक्सक्रीट अपनी बॉडी से बाहर भेज दिया। इज दैट क्लियर? फीकल मैटर को हमने इजेस्ट कर दिया या अपनी बॉडी के बाहर भेज दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था पूरा हमारा फ्लो चार्ट अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमंस। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो डू लेट मी नो एंड स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसको क्लिक कर सकते हैं, या आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com एंड वहाँ जाके आपको इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को क्लिक करना है। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे वीडियोज़, लेक्चर्स, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर्स सभी कुछ अवेलेबल होगा। सो अभी जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड स्टूडेंट्स और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट आपको अगर मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करना है तो आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। लेकिन आपको बस क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स को डेली फॉलो करना है, सारे वीडियोस लाइक करने हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को बताना है अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। और स्टूडेंट्स जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।